अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड होता है, हम बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर या साइंस के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बायोलॉजिकल मेथड किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं और हर स्टेप्स के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले बेटे हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग हो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए या उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वो जो होता है बेटे उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। द मेथड यूज्ड टू स्टडी द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिफिकली। तो बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन है बेटे वो ये है कि द मेथड यूज्ड टू स्टडी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिफिकली। तो इसको बेटे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। जिस तरह बेटे आपको पता है कि साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। लाइक अदर साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज आल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथोडोलॉजी। दूसरे साइंसेज की तरह, दूसरी जो ब्रांचेज हैं साइंसेज की, उसकी तरह बेटे जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उसके पास भी एक अपना मेथड्स है, एक अपनी मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। हम इसमें क्या करते हैं बेटे, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी का मतलब यह है कि कोई रिक्वेस्शंस करना। हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती सवालात जो हमारे जहन में आते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर होते हैं। इट इज़ बिगिन्स विद चांसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो बायोलॉजिकल मेथड है बेटे वो स्टार्ट होता है विद द ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। अब इसके अगर हम स्टेप्स देखें बायोलॉजिकल मेथड्स को, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होता है बेटे वो होता है ऑब्जर्वेशंस, दूसरा स्टेप होता है बेटे डाटा, तीसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस, कोई भी मफरूज़ा बनाना, चौथा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। जो हम मफरूज़ा बनाते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उसके बाद है बेटे थ्योरी, और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है साइंटिफिक लॉ। तो सबसे पहले हम बेटे देखेंगे ऑब्जर्वेशंस को। अ कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डाटा आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बेटे एक मखसूस किस्म के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की निशानदेही करने के बाद उससे मुतल्लिका मालूमात या डाटा इकट्ठा करने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं बेटे ऑब्जर्वेशंस। तो दोबारा सुन लें, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डाटा आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसको बेटे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम 5 सेंसेस के जरिए बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन इज मेड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। पहली है बेटे सेंस ऑफ विजन, देखना, सेंस ऑफ हेयरिंग, सुनना, स्मेल करना और टेस्ट करना बेटे, और उसके बाद है टच, किसी भी चीज़ को टच करके। तो 5 है। पहला बेटे विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो इन 5 सेंसेस के जरिए हम ऑब्जर्वेशन या मुशाहदात जो है बेटे वो इकट्ठे करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है बेटे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं बेटे वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि वो मेजरेबल होती हैं एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर एक्यूरेट, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। मिसाल के तौर पर बेटे हम देखते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 एक नंबर है और इस तरह 100 भी क्या है बेटे एक नंबर है। तो इसलिए हम जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती है, जो क्वांटिटेटिवली हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वो हम इन टर्म ऑफ नंबर्स उनको मेजर कर सकते हैं और उसके अंदर एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी जो टाइप है वो है क्वालिटी या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
दीज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी। मिसाल के तौर पर अ लीटर ऑफ वाटर इज हाइवर देन द लीटर ऑफ इथेनॉल। जो 1 लीटर पानी का है बेटे वो ज़्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल। दूसरा जो बेटे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डाटा। डाटा क्या होता है? एक ऑब्जर्वर, हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर होगा वो होगा बायोलॉजिस्ट। अब ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑर्गेनाइज इट्स ऑब्जर्वेशन। जो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो उसने मुशाहिदा किया, उसको ऑर्गेनाइज करता है इनटू अ लिस्ट, एक फहरिस्त बनाता है या डाटा, तो उसको हम कहते हैं डाटा। जो ऑब्जर्वर है, जो मुशाहिदात होते हैं बेटे, उनको तरतीब देना डाटा कहलाता है। उसके बाद फिर वो एक स्टेटमेंट पास करता है, देन ही प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेटरी डाटा। जो उसके पास डाटा होता है उसकी बुनियाद के ऊपर वो एक स्टेटमेंट पास करता है। अब बेटे वो जो स्टेटमेंट होती है उसको हम तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट वो है हाइपोथेसिस, एक मफरूजा कायम करना। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि अनटेस्टेड, जिसको अभी तक टेस्ट ना किया गया हो, मफरूजा। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, या फिर अ स्टेटमेंट विच इज टू बी टेस्टेड। ऐसी इबारत या ऐसी स्टेटमेंट जिसको अभी टेस्ट करना बाकी हो उसको हम कहते हैं बेटे हाइपोथेसिस। उसके बाद है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर हम एक मफरूजा किस तरह बनाते हैं। 2 तरीके होते हैं बेटे हमारे पास एक किसी भी मफरूजे को बनाने के। एक होता है बेटे डिडक्टिव रीजनिंग, वजह बताना, और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। जो पहली है बेटे वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इट ड्रॉ अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल और अजम्पशंस। कोई एक जनरल रूल होता है बेटे, वहां से हम कोई कंक्लूजन, कोई नतायज अखज करते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसके अंदर हम इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। इफ एंड देन आर यूज्ड टू मेक द हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पर हम पहले के एग्जांपल्स देखते हैं बेटे। इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल। मिसाल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं, और फिर हमने कहा जो ह्यूमंस है दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स मौजूद हैं और जो इंसान है वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर भी सेल मौजूद होंगे। इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल्स एंड वी नो दैट ह्यूमंस आर द ऑर्गेनिज्म, देन वी कैन कंक्लूड दैट ह्यूमंस आल्सो हैव अ सेल्स। तो ये पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल है इफ ऑल द बर्ड्स। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर तमाम तमाम परिंदों के अगर बेटे पर होते हैं, एंड द स्पैरोज आर बर्ड, फिर चिड़ियाँ जो है वो भी परिंदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्पैरोज के भी क्या होते हैं बेटे? विंग्स होते हैं। इसी तरह तीसरी, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स need sunlight for the photosynthesis, and then any green plant when placed in a dark places। तो फिर कोई भी ग्रीन प्लांट अगर हम उसको डार्क प्लेसेस के अंदर रख दें जहां पे लाइट पेनिट्रेशन कम हो, तो बेटे लाइट पेनिट्रेशन की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये था बेटे डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग, वो उसके उलट है। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल। कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, हमने उससे एक जनरल प्रिंसिपल बनाना है। मिसाल के तौर पर इफ स्पैरोज हैव अ विंग्स एंड आर बर्ड्स। अगर हम ये जान लें कि जो स्पैरोज हैं उसके पर होते हैं और वो परिंदे हैं, एंड वी नो दैट ईगल, पैरेट, हॉक्स, क्रोज, तो ये भी सारे क्या है बेटे? परिंदे हैं। तो इट मीन्स वी कंक्लूड दैट ऑल द बर्ड्स हैव अ विंग्स। तो इसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम जो परिंदे हैं बेटे उनके क्या होंगे? पर होंगे। तो इसके बाद इसके अलावा और भी तरीके होते हैं बेटे हाइपोथेसिस या एक मफरूज़ा कायम करने के। पहला जो बेटे इमेजिनेशन और इंट्यूशन, मफरूज़ा ख्यालात। इंट्यूशन कहते हैं वजदान की कंडीशंस को, या ख्यालात में हम एक मफरूज़ा बना रहे होते हैं। उसके बाद है एस्थेटिक प्रेफरेंस।
पसंदीदगी। उसके बाद है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, मजहब की बेस के ऊपर या फिलोसफिकल आइडियाज़ के ज़रिए हम बेटे क्या करते हैं, एक मफरूज़ा कायम करते हैं। कंपैरिजन एंड एनालॉगी विद द अदर प्रोसेसेस, हम कंपेयर करते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि दूसरे प्रोसेस में जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं या जो मफरूज़ा बना रहे हैं उसमें कंपैरिजन करते हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग्स वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स, अचानक एक्सीडेंटली हम काम किसी और चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, डिस्कवर कोई और चीज़ हो जाती है। तो ये भी बेटे क्या होता है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक मफरूज़ा बना सकते हैं। चौथा स्टेप एक्सपेरिमेंट, हमने जो मफरूज़ा बनाया जब हम उसको टेस्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस इज केयरफुली टेस्ट, बहुत एहतियात के साथ बेटे हम क्या करते हैं, अगर बार बार हम उसको जो हाइपोथेसिस हो जिसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ हाइपोथेसिस इज नॉट फॉल्सिफाइड, अगर वो मफरूज़ा गलत साबित नहीं होता देन हम उसको क्या करते हैं बेटे, जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर द फार्मूलेशन फर्दर, तो फिर हम इसी हाइपोथेसिस को फर्दर हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप है बेटे वो है थ्योरी या थ्योरी जो होता है, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट्स। बेटे जब हम एक सीरीज होती है मफरूज़े के, बहुत ज़्यादा मफरूज़े होते हैं, तो उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उन रिजल्ट्स जो हैं उनकी बेस के ऊपर हम एक थ्योरी पेश करते हैं। तो अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द मैनी टेस्ट इज कॉल्ड एज थ्योरी। अब जो थ्योरी होती है बेटे प्रिडिक्टिव भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है। जो प्रिडिक्टिव होती है वो गुड थ्योरी इज अ प्रिडिक्टिव एंड हैज अ एक्सप्लेनेटरी पावर, और जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है इट्स जस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिव थ्योरी के ज़रिए हम नए और मुख्तलिफ किस्म के जो मफरूज़े हैं बेटे वो बना सकते हैं। तो जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है बेटे इसके अंदर हमने टेस्टिंग को कंटिन्यूसली जारी रखना होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप है बेटे वो है साइंटिफिक लॉ। अ साइंटिफिक लॉ इज द कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ द नेचर। अब क्या करते हैं, बहुत से साइंटिस्ट जो थ्योरी होती है बेटे उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो थ्योरी सर्वाइव कर जाए और बहुत से तजर्बाती सबूत के उसको मिल जाए तो फिर बेटे वो थ्योरी जो है वो क्या बन जाती है, एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। मैनी साइंटिस्ट try to disprove the theory. If a theory survives and is supported by the many experimental proof, then it become a scientific law. तो बेटे साइंटिफिक लॉ जो होता है इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जो लॉज होते हैं बेटे, लॉज और थ्योरी में फ़र्क ये होता है कि लॉज आर मोर जनरल देन द थ्योरी एंड आंसर्स टू मैनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। जो थ्योरी होती है बेटे, जो लॉ होता है उससे ज़्यादा जनरल होते हैं और बहुत से पेचीदा किस्म के क्वेश्चंस के आंसर ये कर सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो बेटे लॉज है बहुत कम है, बायोलॉजी इज़ वेरी शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू द स्ट्रेंज नेचर ऑफ द लाइफ की स्ट्रेंज नेचर की वजह से बायोलॉजी के अंदर जो बेटे लॉज है वो बहुत कम है। इसकी जो एग्जांपल है बेटे वो है हार्डी-वैनबर्ग लॉ और दूसरा होता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये थे बेटे एक आज का जो हमारा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर हमने आज इसका अगर हम देखें थीम या मरकजी ख्याल जो होता है, हम ये देखते हैं बेटे कि अगर एक बायोलॉजी के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम दरपेश आती है तो उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए या उस प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं बेटे उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो उसके अंदर बहुत से स्टेप्स पढ़े। पहला हमने कहा कि ऑब्जर्वेशंस के बाद हम एक मफरूज़ा पेश करते हैं, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा होता है बेटे डाटा। हम डाटा के बाद हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, जो अगर एक्सपेरिमेंटेशन उसके बाद है थ्योरी और साइंटिफिक लॉ। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।